नमस्कार। एक विषय लिखिएगा, समास। विषय है समास। बिंदु लिखिएगा, अर्थ। लिखिए समास शब्द। समास शब्द सम धन आस से बना है। सम धन आस से बना है, कौमा, जिसका अर्थ होता है, कौमा, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना या मिलाकर एक करना, या मिलाकर एक करना। संक्षिप्त करना या मिलाकर एक करना, यह समास का अर्थ होता है। अगला बिंदु, होता क्या है। मेरा समास होता क्या है, तो लिखिए इसमें समास। समास पदों का मेल होता है। पदों का मेल होता है, और उस मेल में, पदों का मेल होता है और उस मेल में संयोग और संधि, और उस मेल में संयोग और संधि दोनों दोनों व्यवस्थाएं लागू होती है, लागू हो सकती है। जैसे जैसे समास परंतु, समास और संयोग। समास और संधि। एक उदाहरण देखिए, हम लिखते हैं यहां पर नगरागत। तो यहां पर संयोग है केवल, हम जानते हैं यहां पर संयोग है। कैसे? नगरधन गत, कोई विकार नहीं। संयोग का मतलब होता है कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम संयोग कहते हैं। तो नगरागत यहां पर आएगा
नगर को गत, माफी चाहता हूँ नगर, ये मैं माफी चाहता हूँ आपसे, थोड़ी सी दिक्कत है, नगरगत है ये। हाँ माफी चाहता हूँ, ये नगरगत है, ठीक है, सही हो गया, यानी नगर को गत, नगर यानी गांव, मतलब शहर को गया हुआ, ये है। और इस तरह से देखते हैं हम, यहां पर है नगरागत, तो यहां पर संधि हो रखी है, नगरधन आगत। यह समास में हो सकता है, वो किसी प्रकार की संधि हो सकती है, किसी प्रकार का समास हो सकता है। मतलब समास एक ऐसा विषय है जहां संधि का नियम भी लग सकता है और संयोग का नियम लग सकता है। आप ये नहीं कह सकते सर इसमें संधि है ना, समास में दोनों चलती है, समास एक अलग व्यवस्था। और वैसे देखा जाए, जैसे इस उदाहरण देखिए, यहां पर है नगर से आगत, हो सकता है कि जो आपको दिखता है वो है नहीं यहां पर, नगर से आगत, हम कहते हैं यहां पर अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। यह अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और यह है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण। ये हम सारी चीज आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे हुआ, ये कर्म तत्पुरुष समास है, यानी संयोग है, एक तो गत है, नहीं एक आगत है, आगत किया तो यहाँ आ गया, गत किया तो वहां पर अ हो गया। तो समास में संयोग भी हो सकता है और संधि हो सकती है, दोनों में से कोई व्यवस्था हो सकती है, लिखिए आप इन्हें। जो समास है उसमें या तो संयोग होता है या फिर संधि होती है। इसके बाद लिखिए परिभाषा। आपको समास की परिभाषाएं दो पढ़नी है। पहले लिखिए, दो अथवा अधिक पदों को, दो अथवा अधिक पदों को मिलाकर, दो अथवा अधिक पदों को मिलाकर एक करने को, दो अथवा अधिक पदों को मिलाकर एक करने को समास कहते हैं। तो क्या लिखा हमने, माफी चाहता हूं आपसे, दो अथवा अधिक, ये सामान्य परिभाषा है समास की। दूसरी परिभाषा देखिए आप, दो अथवा अधिक पदों को, दो अथवा अधिक पदों को
उनके बीच के, दो अथवा अधिक पदों को उनके बीच के संबंध चिन्ह या कारक चिन्ह, संबंध चिन्ह या कारक चिन्ह अथवा प्रत्यय का लोप कर उन्हें संक्षिप्त रूप देने को, उन्हें संक्षिप्त करने को, लोप कर उन्हें संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। समास कहते हैं। कुल मिला के समास में ये तो है कि दो अथवा अधिक पदों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक करते हैं बस। बीच में वो चाहे किसी चीज का लोप कर दे या बिना लोप करे परिभाषा करे, परिभाषा समास की होगी। दो अथवा अधिक पद आते ही परिभाषा आप समास से करना। इस तरीके से 3-4 तरीके की परिभाषा लिख सकते हैं हम चाहें तो, पर एक ही तरीका है। दो अथवा अधिक पदों को एक करना होता है, जोड़ना होता है, संक्षिप्त करना होता है। उनके साथ में कोई उनके अतिरिक्त कुछ भी पद है, कोई पद है, उसको क्या करना है, वहां से हटाना है। यह समास की स्थिति होती है। अब आपको यह ध्यान रखना है, अनिवार्य स्थिति, समास की क्या अनिवार्य स्थिति होती है वो देखिए आप। एक समास की, देखिए, एक समास की अनिवार्य स्थिति, एक समास की अनिवार्य स्थिति यह है कि, एक समास की अनिवार्य स्थिति यह है कि, कमा, उसमें, एक समास की अनिवार्य स्थिति यह है कि उसमें कम से कम दो पदों का होना, कम से कम दो पदों का होना आवश्यक होता है। दो पदों का होना आवश्यक होता है। दो पदों का होना आवश्यक होता है। पूर्णविराम, किसी एक पद में कभी समास नहीं होता। नहीं, किसी एक पद में समास नहीं होता। किसी एक पद में समास नहीं होता। किसी एक पद में समास नहीं होता। आगे लिखिए, पूर्णविराम लिखिए, सरल शब्दों में निम्नलिखित दो परिस्थितियां समास नहीं होती। निम्नलिखित दो परिस्थितियां समास नहीं होती। निम्नलिखित दो परिस्थितियां समास नहीं होती। समास नहीं होती। यहां पर देखिए, समास पढ़ने से पहले हमें वो सारी चीजें पढ़नी है कि पेपर बनाने वाला जब 4 विकल्प देता है तो विकल्प में वो क्या करता है, वो ये सारी चीजें आपके सामने करेगा। आप सब कुछ समास पढ़ के चले गए, ये समास के जो प्रकार होते हैं उनके सारे उदाहरण पढ़ के चले गए, और मान लीजिए समास के आपके सामने 5 प्रश्न है, वो आपको 3 ही हल करने देगा। एक एक उदाहरण आपके जुबान पर रटा हुआ उसका समास, उसका विग्रह, तो भी वो आपको 3 ही करने देगा, वो 5 करने देगा ही नहीं। क्योंकि आपको बहुत सी चीज जानकारी नहीं होगी कि समास वास्तव में है क्या, और जानकारी नहीं है, इसे ध्यान रखना कि जो विषय पढ़ते हो
हमेशा ध्यान रखना, कोई विषय आप पढ़ते हो तो जो होता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर साथ में जो नहीं होता है वो पहलू भी आपको पढ़ना होता है। ये पूरी व्याकरण लेके चलना। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां जिस टॉपिक मैंने आपको ये पहलू नहीं पढ़ाया हो। व्याकरण के हर टॉपिक में आपको ये पहलू पढ़ा रखा है। देखिए ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, चाहता हूँ ये भी पढ़ना है। मैं इन्हीं पर चलता हूँ, मेरा जो बेस होता है वो ये होता है। मैं ये जानता हूँ, ये तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे भाई, ये तो किसी अध्यापक के पास जाके पढ़ोगे तो वो आपको ये पढ़ाएगा, पढ़ेगा ना। इसलिए उनकी चीज आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो अध्यापक इसके बारे में जानते ही नहीं है। खुद जानते तो आपको पढ़ा देते हैं, और जानते भी होंगे तो पढ़ाना कैसे, करना कैसे, उनको पता नहीं चलता कि यहां पर मुझे करना कैसे। इस चीज को बहुत जरूरी चीज होती है। आपने थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा होगा। मेरी पढ़ाई में, ठीक है, उस सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान है। मैं हमेशा जब भी विद्यार्थी को पढ़ाता हूं तो ये चीज जरूर पढ़ाता हूं कि जो चीज होती है कोई बात नहीं, जो चीज नहीं होती है वो भी देखिए आप साथ में। तो पेपर वाला वो वहां से प्रश्न बनाएगा आपके सामने, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। आता है प्रश्न, आता है। तो नहीं वाला आपको पता ही नहीं होगा, फिर करो क्या आप? भाई नहीं वाला पता ही नहीं, देखिए सब कुछ आपको आ रहा है, प्रश्न बनेगा, सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको पूछे कि समास किसे कहते हैं, प्रत्येक प्रकार के 5वें उदाहरण लिखिए। अब आप झंडे गाड़ दोगे वहां पर, आप कोई समस्या नहीं, आपको समास आता है, वो पढ़ाई आप करते हैं। ये पढ़ाई नहीं करते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न घूमता कैसे है, वो चीज देखनी पड़ती है। इसलिए हम सारी चीज यहां पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये सरल शब्दों में, दो परिस्थितियों में समास नहीं होता है, बाकी सब में समास होगा। पद कितने होने चाहिए? दो होना चाहिए। अब दो पद का मतलब है कि वो दो परिस्थितियां, ठीक है, जहां पर आपको देखना समास नहीं, बाकी हर परिस्थिति में लगा दो समास, चाहे वो किसी रूप में आया हो, वो किसी न किसी समास का उदाहरण होगा। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, या एक चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। वास्तव में मुख्य टॉपिक समास ही था। संधि तो खुद समास का एक प्रकार था। जिस आप संधि समास पढ़ते हो ना, यदि आप वेदी संस्कृत से यहां पर हिंदी की ओर आ रहे हो तो पूरा टॉपिक समास ही था। मन सबसे बड़ा टॉपिक वो आपका मूल टॉपिक जो है वो समास ही था। संधि तो उसका एक खुद का छोटा सा प्रकार था। समझ गए आप? संधि तो एक छोटा सा प्रकार था, फिर ये इतना विस्तृत होने लग गया ये वाला भाग, जिसे एक अलग से टॉपिक बना दिया गया है। शब्द रचना का अलग से टॉपिक बना दिया गया है। बाकी ये भी तो है। तो वास्तव में समास ही था, शब्द रचना के लिए समास ही था। संधि तो खुद क्या था, इसका समास का हिस्सा, उपसर्ग भी समास का ही हिस्सा था। दो टॉपिक थे, एक समास, दूसरा प्रत्यय। एक समास, दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय में संधि नियम लागू नहीं होता है, न्यूनतम होता है। न्यून जानते हो, जैसे 1000 में से 5 शब्दों में संधि नियम लागू, तो एवरेज यदि मैं बताना चाहूं आपको, तो प्रत्यय में 1000 शब्दों में से 5 या 10 शब्द है जहां पर संधि नियम लगेगा, बाकी वो सारे से प्रत्यय नियम के होते हैं। तो मूलतः जो आपके टॉपिक रहे हैं, मूलतः वो एक तो आपका समास रहा है और दूसरा प्रत्यय रहा है। प्रत्यय रहा है, तो समास में उपसर्ग भी सम्मिलित है, संधि भी सम्मिलित है और संयोग भी सम्मिलित है। प्रत्यय में संयोग है, यानी प्रत्यय ही है। प्रत्यय में प्रत्यय। अब प्रत्यय लगे शब्दों में समास नहीं होता है। कुछ विशेष प्रत्यय है जिनमें हो सकता है, तो विशेष स्थिति तो कहीं भी हो सकती है। भाई वो विशेष तो हम पढ़ ही रहे हैं ना। मैंने आपसे क्या कहा था, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं शुरुआत में कि सारी विशेष कौन सी है। तो एक टॉपिक तो था समास, दूसरा था प्रत्यय टॉपिक। तो प्रत्यय लगन में समास नहीं होगा। बाकी संधि का उदाहरण भी समास है, उपसर्ग का उदाहरण भी। उपसर्ग तो 100% समास के उदाहरण है। संयोग वाले सब के साथ समास होते हैं। एक तो अकेला पद है वो समास नहीं होगा, और प्रत्यय लगा शब्द में समास नहीं होगा। दो ही प्रकार के प्रत्यय हैं जहां पर समास होगा। दो प्रकार के प्रत्यय जहां समास होगा, बाकी किसी प्रत्यय शब्द में समास नहीं होता है। और जब पेपर बनता है ऑब्जेक्टिव, तो ये प्रश्न जरूर रहता है, इनमें से कौन सा शब्द समास का उदाहरण नहीं है। तुरंत प्रत्यय ढूंढो, हल करो और आगे बढ़ जाओ। आपको कुछ देखना ही नहीं है वहां पर, उन दो प्रत्ययों को छोड़कर। दो प्रकार के प्रत्ययों को छोड़कर आपको देखना ही नहीं है, समास हल करो, आगे बढ़ जाओ।
यानी बाकी विकल्प आपको आ रहा कि नहीं आ रहा है। और यदि आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो बोलिए ढूंढते रहो वहां पर, बोलिए वो एक भी आपको प्रश्न बाहर नहीं निकल देगा, वो ये तो छोड़ के आओगे आपसे। यार समझ नहीं आया उसने कैसे, मैंने सारे पढ़े थे, पढ़ने का सब कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रहे हैं अनिवार्य शर्त किसकी, समास की। अब बताइए क्या लिखा हमने, सरल शब्दों में दो स्थितियों में समास नहीं होता है। अब वो दो स्थितियां कौन सी है, यहां लिखिए आप। प्रत्यय युक्त शब्दों में, पहली स्थिति है प्रत्यय युक्त शब्दों में, और दूसरी स्थिति है अकेले पद में। सामाजिक, समाज के साथ में एक, धर्म समास है, नहीं है, धर्म में समास नहीं है। आगे बढ़े, एक और लिखिए, शर्मिला, धर्मधन इला, गुण बहादुर, इच्छित, इच्छ धन इत, इच्छा नहीं है, इच्छ धातु है यहां पर। प्रथम ये गलती करते हो कि इच्छित में इच्छा आएगा, रचना में इच्छा आएगा, इच्छा नहीं आएगा। इच्छा में खुद में आप प्रत्यय होता है, इस धन आ बराबर इच्छा बनता है। तो इनमें तो समास नहीं है, इनमें भी समास नहीं है। यहां लिखिए परंतु, कॉमा, ये बिंदु वही चल रहा है, अनिवार्य शर्त वाला ही चल रहा है बिंदु। परंतु दो प्रकार के, नहीं परंतु दो प्रकार के प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें समास होता है। परंतु दो प्रकार के प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें समास होता है। परंतु दो प्रकार के प्रत्यय ऐसे हैं, कॉमा, जिनमें समास होता है। और उनमें भी, और उनमें भी निश्चित समास होता है, और उनमें भी निश्चित प्रकार का समास होता है। उनमें भी निश्चित प्रकार का समास होता है। कैसे होता है वो देखिए। पहला, अपत्यवाची प्रत्यय, पहला है अपत्यवाची प्रत्यय, और दूसरा है देखो, एक मिनट, अप्रत्युक्त
अप्रत्ययवाची प्रत्ययुक्त शब्द और अर्ध प्रत्ययुक्त शब्द। ये दो प्रकार के प्रत्यय हैं जिनमें समास होता है। अप्रत्ययवाची प्रत्यय क्या होता है? तो लिखिए इसमें जो प्रत्यय जो प्रत्यय जनक शब्दों से संतान शब्दों की, जो प्रत्यय जनक शब्दों से संतान शब्दों की रचना करते हैं, जनक शब्दों से संतान शब्दों की रचना करते हैं, कमा वे अप्रत्ययवाची प्रत्यय होते हैं, कमा वे अप्रत्ययवाची प्रत्यय होते हैं और उनमें और उनमें और उनमें सदैव बहुब्रीहि समास होता है, और उनमें सदैव बहुब्रीहि समास होता है। और उनमें सदैव बहुब्रीहि समास होता है जैसे, और उनमें सदैव बहुब्रीहि समास होता है जैसे। अभी पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर एक तो समझ में आ गया कि अप्रत्ययवाची प्रत्यय है तो बस तीसरा अर्थ देंगे। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है? यदि देखिए माता या पिता शब्द के साथ जुड़कर पुत्र शब्द रचना करेंगे तो तीसरा अर्थ देंगे ऑटोमेटिक ये, और तीसरा अर्थ मिलने पर बहुब्रीहि समास होगा। अब एक बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको समास पढ़ा रहा हूं और किसी के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगले 2 घंटे क्लास आपके कई विद्यार्थियों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगले 2 घंटे के बाद में जब समास खत्म करेंगे तो पूरा समास आपके पकड़ में होगा। देखिए मैं रास्ता शुरू किया और आप चाहते हो कि पूरा रास्ता में पता होना चाहिए। जब आप रास्ते से पूरा पहुंच जाओगे तो आपको पूरा रास्ता पता होगा। इसलिए रास्ते में चलने से पहले हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब जिसे बोलते हैं ना समास के प्रकार पढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। मैं प्रकार कम से कम 1-1.5 घंटे बाद में हम प्रकार पहुंचेंगे। अभी तो उससे पहले बहुत सारी भूमिका हमें लेकर चलनी है यहाँ पर कि समास में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ताकि जब उदाहरण हमारे सामने आए पहली क्लास में ही तो सारे हमारे टिक होने चाहिए पहले दिन ही। क्योंकि उदाहरणों के साथ हम बहुत सारी चीजें और पढ़नी पड़ी आगे। समास की स्थिति यही होती है। सबसे जटिल टॉपिक आपका समास है। आप किसी से पूछ बनी, किसी अध्यापक से पूछ लेना, वो कहेगा यार समास का तो मैं भी मतलब मुझे भी 50% आता है। ध्यान रखना, इस प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ने वाले राजस्थान में जितने भी टीचर हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, एक व्यक्ति को छोड़कर सबकी हालत खराब पड़ी समास में। आप ये चीज नोट कर लीजिए, पहले मेरे मुझसे बिना कहीं नोट कर लीजिए। इससे मैं कभी किसी से पूछता ही नहीं हूं कि आप ऐसा प्रश्न की चीज आगे बोलिए, नहीं पूछना है कि उनकी सबकी हालत खराब पड़ी, क्योंकि समास समझते नहीं है हो क्या रहा, कैसे होगा, किसका विग्रह क्या होगा। विग्रह तो मर्जी के मालिक चलते हैं, बस बच्चों कह दिए। इसलिए पेपर में जब भी समास का प्रश्न आता है मेरिट बनाकर निकल जाएगा, वो मेरिट बनाकर निकलता है। इसे लोग कहते हैं कि जिसका समास बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मान के चलिए आप दूसरों से 5 अंक आप आगे रहेंगे, दूसरों से आप 5 अंक आगे रहेंगे इस अकेले टॉपिक के बलबूते। ये बहुत जगह पर आपके काम भी आएगा। तो अपत्यवाची प्रत्यय वाले सारे बहुब्रीहि समास। अब आइए ये कौन से प्रत्यय होते हैं? अर्ध वाले। तो लिखिए, जो प्रत्यय स्वतंत्र अर्थ तो देते हैं, जो प्रत्यय स्वतंत्र अर्थ तो देते हैं, स्वतंत्र अर्थ तो देते हैं, कॉमा परंतु या पर स्वतंत्र शब्द की भांति कार्य नहीं करते, पर स्वतंत्र शब्द की भांति कार्य नहीं करते।
पर स्वतंत्र शब्द की भांति कार्य नहीं करते, कमा वे अर्ध प्रत्यय वे अर्ध प्रत्यय होते हैं, वे अर्ध प्रत्यय होते हैं और उनमें मूलतः उपपद तत्पुरुष समास होता है। रुको, हाँ, मूलतः उपपद तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है और तथा तीसरे अर्थ की स्थिति में बहुब्रीहि भी हो सकता है, तथा तीसरे अर्थ की स्थिति में बहुब्रीहि भी हो सकता है। तीसरे अर्थ की स्थिति में बहुब्रीहि भी हो सकता है। जैसे जैसे ये है हमारे पास में समास के दो, जहां प्रत्यय की स्थिति आए तब ध्यान रखना। यहां उदाहरण देखिए, हमने लिखा वासुदेव और आपसे पूछे कि समास कौन सा है। समास होगा बहुब्रीहि। कैसे होगा? हम जानते हैं इसका विग्रह ऐसा आएगा, ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है वसुदेव के साथ अप्रत्यय लगने पर, यानी वसुदेव का है पुत्र, जो उत्तर आएगा कृष्ण। अब चाहे तो इसके आगे लगा सकते हो, पर मैं नीचे यहां लिखा रहा हूं कृष्ण, मतलब तीसरा अर्थ दे रहा है, बहुब्रीहि समास होगा। किस दे रही है? बहुब्रीहि समास होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही प्रत्यय, कोई प्रत्यय आ सकता है। चाणक्य, देखिए चाणक्य चणक का है, चणक ऋषि है, चणक का है पुत्र जो। आप बताइए, बताइए, चणक का है पुत्र जो, विष्णुगुप्त। चाणक्य का सही नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इसका सही नाम तो विष्णुगुप्त था, बाकी चणक का पुत्र था इसलिए इसको चाणक्य कहते हैं। और कुटिल, देखिए कुटिल व्यवहार का मतलब प्रवर्तक भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो उसे दक्ष निपुण था उसमें, इसलिए इसको कौटिल्य कहते हैं। यानी कुटिल उसके व्यवहार की वजह से कहते हैं। अब कुटिल का अर्थ वो नहीं है जो आप समझते हो, कूटनीति वाला कुटिल है इसमें। अब वो नहीं है कुटिल मतलब जो किसी का नुकसान कर दे, बुरा कर दे। कूटनीतिज्ञ मतलब अपनी नीति से दूसरों को हरा देना, वो उसमें बहुत निपुण था, इसलिए इसको कौटिल्य कहते हैं। बाकी ये वही समास है। अगला देखिए, हम लिखते हैं यहां पर कोई किसी प्रकार का प्रत्यय यहां पर हो सकता है। गांगेय, हम जानते हैं इसमें तो चणक के साथ में यह प्रत्यय था, चाणक्य और गांगेय, गंगा के साथ में ए प्रत्यय है। गांगेय बोलते हैं गंगा का है, गंगा का है पुत्र जो, वो है भीष्म, इसलिए बहुब्रीहि समास है। हो गए सबके सब? तो अपत्यवची सारे संतान, संतानवाची बोलते हैं, यानी माता या पिता के साथ जुड़कर संतान से उच्चारण करेगा, इसलिए बहुब्रीहि समास ऑटोमेटिक बन जाएगी ये। अब अर्ध प्रत्यय वाले, हमने कहा कि अर्ध प्रत्यय वाले मूलतः आपके उपपद तत्पुरुष समास के दौरान होते हैं। अर्ध प्रत्यय कौन से होते हैं? अर्ध प्रत्यय, अर्थ कुछ आइडिया है आपको अर्ध प्रत्यय कौन से होते हैं? हमने कहा देखिए, रुकिए, उदाहरण देखना, एक मिनट। कंठस्थ, ये सत वाली जो आपने पढ़ा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द में,
जो तरीके आए थे पीछे लिख देते कि रहने वाला है तो सत लगा दो, करने वाला है तो कार लगा दो, कर लगा दो, मारने वाला आए तो हत्या करने वाला तो गन लगा दीजिए। आता ही है। ये सब के सब आपके अर्ध प्रत्यय थे, वो आधे प्रत्यय थे, तभी तो शॉर्ट ट्रिक बन रही थी वहां पर। कंठस्थ, तो यहां पर आएगा कंठ में रहने वाला। अब बताइए ये जो सत्य है ये यहां पर विग्रह में नहीं आया, जबकि उसका अर्थ आया है और निश्चित अर्थ दे रहा है। दे रहा है कंठस्थ, निकटस्थ, पास रहने वाला, दूरस्थ, दूर रहने वाला अर्थ आ रहा है। पर मुझे बताइए कभी इस सत्य का शब्द के रूप में प्रयोग किया आपने? ऊपर क्या लिखा हमने? अर्थ प्रत्यय वे हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ तो होता है पर स्वतंत्र शब्द की भांति काम नहीं करते, प्रयोग में नहीं आते। ये आपके अर्थ प्रत्यय होता है। अब देखिए ये जो प्रत्यय ना तो इसका खुद का अर्थ है, ये प्रत्यय का ना तो खुद का अर्थ है, बताओ इसका क्या अर्थ आएगा? अर्थ है वही नहीं है, पर सत का अर्थ है रहना, सही नहीं? रहना, इसका कोई अर्थ नहीं है, नहीं है तो पर ये अपत्यवाची बन गया। और जरूर नहीं कि प्रत्येक शब्द में ये अपत्यवाची बने, बहुत सारे ऐसे शब्द जहां अपत्यवाची होता ही नहीं है, जैसे धैर्य, धीर धन, ये भाई धैर्य, धीर धन, ये वहां कोई अपत्यवाची थोड़ी है, वो नहीं है, कोई संतानवाची शब्द है नहीं वहां पर, तो नहीं होगा। एक तो आपका ये वाली स्थिति आ रही है तो होगा। अब मान लीजिए इसी चीज को यदि मैं यहां एस लिखता हूं, तुरंग, ठीक है, हमने लिखा यहां पर तुरंग, क्या होता है तुरंग? देखिए तेज है दौड़ता जो, बहुब्रीहि समास का विग्रह थोड़ा सा अलग आएगा। रुको रुको, इसका हम करेंगे तेज दौड़ने वाला, मतलब हो गया उपतत्व समास। और तीसरा अर्थ क्या होगा इसका? तीसरा बताइए, घोड़ा, तो विकल्प से क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि हो जाएगा। तो ये उपपद का भी उदाहरण है और साथ में बहुव्रीहि का भी उदाहरण है। और तीसरा अर्थ लोगे तो चला जाएगा कि तुरंग यानी घोड़ा होता है, और नहीं लोगे तो उपपद में तुरम का अर्थ होता है तेज। इसलिए मैंने यहां पर तुरम लिखा नहीं, क्यों जचेगा नहीं, फिर वो आप पढ़ नहीं पाओगे। हल धर, हम जानते हैं धर का मतलब धारण होगा, ये प्रत्येक रूप में हल को धारण करने वाला। यदि मैं सिर्फ इतना ही लेऊं, हल धारण करने वाला या हल को धारण करने वाला, करने वाला, और तीसरा लेऊं तो ये तो उपपद हो गया, और तीसरा लेऊं बलराम, तो यहां पर ये हो जाएगा बहुव्रीहि। तो अभी हमने समास पढ़ना शुरू नहीं किया है, केवल समझ रहे हैं। बाकी ये सब चीजें आपके समझ में आ जाएगी, आगे पढ़ेंगे समास घुसते जाएंगे, पढ़ जाएंगे, सब क्लियर होगा। पर हमने अभी ये पढ़ा है कि दो परिस्थितियों में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, वो समास होते हैं, बाकी कोई प्रत्यय समास उदाहरण नहीं होगा। तो मूलतः शब्द रचना के दो ही प्रकार थे, एक तो था समास, दूसरा था प्रत्यय था। एक समास था, दूसरा प्रत्यय था। और समास में संधि हो सकती है और संयोग हो सकता है, और उपसर्ग वाले जितने भी हैं वो सारे समास के ही हैं। एक भी उदाहरण उपसर्ग का वो बिना समास का नहीं है। सबसे बड़ी बड़ी बात यह है, संधि के हैं, संधि के सभी शब्दों को समास में ले सकते हो, सभी शब्दों को, पर ऐसी परंपरा हिंदी में नहीं है। संधि के सारे उदाहरण भी समास के उदाहरण है, संधि के भी सभी उदाहरण समास उदाहरण है, पर ऐसी परंपरा हिंदी में भी है नहीं कि सभी उदाहरणों को हम तोड़ जोड़ करके उनके अर्थ के साथ पढ़े। बाकी संधि के सारे उदाहरण समास का है, उपसर्ग के सारे समास का है, और संयोग सारे समास का है, सिवाय इन दो प्रत्ययों को छोड़कर शेष प्रत्ययों वाले समास उदाहरण, प्रत्येक उदाहरण वो समास के नहीं है। तो आगे समझ आपके क्या समास के उदाहरण कौन से होते हैं? आ गया? यदि ये आ गया तो समझ लीजिए आपने समास आधा पढ़ लिया।
मेरा कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि आपको ये तो पता है ना कि उदाहरण है कौन सा नहीं है, ये जरूरी चीज है। लिखो आप इन्हें। लिख लिया? तो ये हो गया समास। अब लिखिएगा समास रचना। एक बिंदु। समास रचना। समास रचना मूलतः चार प्रकार से होती है। समास रचना मूलतः चार प्रकार से होती है। मूलतः चार प्रकार से होती है। चार प्रकाश में स्रोत है। एक मिनट। पहला जो प्रकार है
वो है आपका तत्सम शब्द। समास का पहला प्रकार है तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों में समास हो सकता है। तत्सम कैसे? संस्कृत के आए शब्दों में समास हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं यहां पर हवन सामग्री। ये दोनों ही तत्सम शब्द है। तत्सम दोनों ही संस्कृत के हैं। विग्रह क्या होगा? अभी विग्रह पढ़ नहीं रहे, वैसे विग्रह नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? समास रचना कितने प्रकार से होती है। पहली तत्सम से, तत्सम शब्दों से। दूसरा तद्भव शब्दों से। और तीसरा स्रोत है, प्रकार है विदेशी शब्दों से। और चौथा से नहीं होगा, संकर रूप में। शब्दों से नहीं है, संकर तो बनता है तब शब्द बनेगा, और संकर बनने पर समास बन जाएगा, तो शब्दों का नहीं आएगा, संकर रूप में। ये संकर रूप का मतलब दो एक ही है, एक ही है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से। संकर रूप का मतलब होता है दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से। कोई दो भिन्न भाषा का जाएगा, चाहे विदेशी तद्भव आए, चाहे तद्भव तत्सम आए, चाहे तत्सम तद्भव आए, चाहे तत्सम विदेशी आए, वो बनेगा आपका संकर। तो संकर रूप में चार प्रकार से पढ़ते हैं। संकर रूप में कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया है रेलगाड़ी, और यहां पर लिखा है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी किससे बना हुआ है? यह है रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब होता है पटरी, अंग्रेजी शब्द है ये। देखिए ये रेल जो है अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है पटरी। और जो गाड़ी है वो तद्भव शब्द है, संस्कृत गांत्री का तद्भव शब्द है। वो आपका तद्भव है कौन सा? गाड़ी। तो अंग्रेजी और तद्भव बन गया संकर, हो गया संकर। विदेशी कैसे? हम लिखते हैं यहां पर जेब खर्च, तो यहां पर आएगा जेब के लिए खर्च। जेब के लिए खर्च। और यहां पर हो जाएगा हवन के लिए सामग्री। ये जेब खर्च दोनों ही अरबी फारसी मूल के शब्द हैं। तद्भव शब्दों से जैसे लिखा हमने छुट भैया। छुट भैया, छोटा है जो भैया। गली के गुंडे को कहते हैं ये। बहुब्रीहि समास भी इसमें हो सकता है। ठीक है, गली का गुंडा उसको छोटे भैया बोलते हैं। और एक बोलते हैं किसी बड़े नेता के पीछे पीछे चलने वाले छोटे नेता, उनको भी छोटे भैया बोलते हैं। नेताजी ने कहा हम पीछे चल पड़ेंगे, वो भी आपके छोटे भैया होते हैं। तो छोटे भैया बहुब्रीहि समास में दो अर्थ में आता है, एक तो गली के गुंडे के रूप में, और दूसरा किसी बड़े नेता के पीछे चलने वाला छोटा नेता जो उसको जयकार लगाता है, उसको भी छोटे भैया ही बोलते हैं। जिसे आप लोग पता नहीं किस रूप में बोलते हो, हिंदी उसको छोटे भैया बोलती है। तो एक आपका ये तरीका है समास विग्रह का, नहीं समास रचना का। तो चार स्रोत है, चारों लिख लीजिए आप।
कि आपका जीवन है, आपकी स्वतंत्र जिंदगी है, और आपको ऐसा लगता है कि हम किसी छुपा है पता नहीं चलेगा, सबको पता रहता है जिंदगी में कि जिस दिन को विशेष दिन होता है उस दिन आप घर जा रहे हैं और किसी की लड़ाई हो रही है, आप तो मिलिट्री थे समझौता करवाने वाले हैं, यही तो है। मैं तो सर कोई कह ही नहीं रहा हूँ, फिर भी आप जवाब दे रहे हैं इस चीज का। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि बिना कहे आपने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ, कल छुट्टी रहेगी। मैं ऐसी चीज में, आप जो कहोगे मैं जरा खड़ा रहूंगा, पर मैं ऐसी चीज में कभी रिस्क नहीं लेता हूँ। मेरा जोधपुर का माहौल रहा हुआ है, छुट्टी रखनी ठीक ही है, पंगे होने की संभावना होती है। जयपुर में ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो फिर कोई चिंता, फिर छुट्टी नहीं करेंगे, मैं देख पता करता हूँ एक बार। बाकी जोधपुर में तो छुट्टी करते ही करते थे, क्योंकि जोधपुर में इस दिन को क्या होता है कि कई ऐसे बिना गलती के भी यदि कोई कपल साथ में चल रहा है, ठीक है, तो बिना गलती की कई बार को जो जो होता है ना, जो संस्कृति बचाओ वाले, जो खुद विदेशी संस्कृति पहन कर चलते हैं पूरी तरह से, जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बचाएं। अब यहाँ पर एक चीज का नोट करिएगा, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए वैलेंटाइन डे जो है इसे मना नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे। करते हैं ऐसे। आप उन्हें पूछिए कि आप कौन सी संस्कृति बचा रहे हो। आप ऊपर से नीचे तक जो पहन के चल रहे हो ना, वो भारतीय पहनावा ही नहीं है, तो कैसी संस्कृति प्रयोग कर रहे हो आप। दिखावा मत करिए आप। आपके हाथ में घड़ी पहनी हुई है, वो दूसरों की देन है। आप जींस पहन कर निकल रहे हो। हमारे तो यहाँ कौन सी थी, धोती और चोला, या जिसे कुर्ता बोलते हैं, ये था। अंगर की हाथ, मतलब कंधे पर, या चोला पैजामा, यही तो था हमारा पहनावा। आप मुझे बताइए, आपके दादाजी जो पहनते हैं, क्या आप पहनते हैं? और अब आप बाजार में चल पड़े हो कि हम संस्कृति बचाएंगे। पहले खुद को बचाइए, संस्कृति अपने आप बचाएगी। सही है। इसलिए कभी किसी चीज का विरोध करो ना, तो 4 बार सोच कर करिए विरोध। पहले अपना आप देखिए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। आप एक घर में से विदेशी वस्तु निकाल देना, प्रतिदिन काम आने वाली, कि आज मैं बात कुछ मंगाऊंगा और उसको वो भी आपको नहीं मिले ना, आपको पता चलेगा आपने किस चीज का बहिष्कार किया है। बहिष्कार उसी चीज का करो जो आप हैंडल कर सकते हो। गांधी जी ने उन चीजों का किया जो गांधी जी अपने जीवन भर उन चीजों को नहीं अपनाते थे। फिर गांधी जी स्वदेशी का प्रचार करते तो अपने आसपास, कैसे, अब कैसे, आज भी आपको पेटेंट भरना पड़ता उसका। आपको पता, आप जो पेमेंट कर रहे हो बाइक का, जिसने पेटेंट करा रखा है उस व्यक्ति के पास में उसका हिस्सा जाता आज भी। वो जब चाहे ना इस चीज को रोक सकता है, पर नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इस जगह पेटेंट का नियम ही होता है। सब उसका सदुपयोग कर सकते हैं जो मानव हित के लिए हो, पर उसका हिस्सा उस व्यक्ति को भी जाता है। समझ गए आप? नहीं, जो भी हो, तो विरोध किसी भी चीज का करो तो सोच समझ कर करो आप। हर पहलू पर सोचो, उसके बाद करो। आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए, या कुछ ऐसी चीजों के लिए जानबूझ कर रहे हो, तो फिर इसलिए सरकार क्या करती है, आप पर कानूनी कार्रवाई करती है। बाकी सरकार ही बैन कर सकती है चीजों को। तो उनसे दूर रहिए, मेरा कहने का मतलब उन चीजों से आप दूर रहिए। समास विग्रह। समास में, समास रचना में, समास रचना में प्रयुक्त पदों को उनके मूल में पहुंचाना विग्रह कहलाता है। समास रचना में प्रयुक्त पदों को उनके मूल में पहुंचाना विग्रह कहलाता है। मूल में पहुंचाना विग्रह कहलाता है। विग्रह कहलाता है।
समास विग्रह करते समय, आगे लिखिए इसमें, समास विग्रह करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को अनिवार्यतः ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं को अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाए। निम्नलिखित बिंदुओं को अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाए। पहला बिंदु, निम्नलिखित बिंदुओं को अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाए। पहला बिंदु, समास विग्रह करते समय, रुको रुको, समास विग्रह में उन्हीं पदों का प्रयोग किया जाए। समास विग्रह में उन्हीं पदों का प्रयोग किया जाए, कॉमा, जो समास में होते हैं। समास विग्रह में उन्हीं पदों का प्रयोग किया जाए, कॉमा, जो समास में होते हैं। जो समास में होते हैं। जैसे देखिए, समास क्या होता है पहले तो ये देखिए आप। एक हमने उदाहरण लिखा है ग्रामगत, ये समास है। ये जो है ना, ये पूरा ग्रामगत यही समास है, संयोग नहीं। ये खुद ही समास से पूरा का पूरा। आपको ना समास पढ़ रहे हैं तो समास का मतलब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं आप। जो जुड़कर पद आ गया है, ये पद ही, जैसे हमने क्या कहा था, संज्ञा या सर्वनाम कारक होता है। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो जो शब्द होता है, जो शब्द, वही समास होता है, वही समास होता है। हम कहते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास है। यदि हम इसको ऐसे बोले कि ये कौन सा समास है, तो भी आप सही बोल रहे हो, ज्यादा सही बोल रहे हो। ये कौन सा समास है, तो ज्यादा आप सही बोल रहे हो। समझ गए आप? क्योंकि ये शब्द ही समास है, ये शब्द ही समास होता है। तो हमने कहा कि समास में आए पद ये समास है। इसका विग्रह करोगे तो जो पद इसमें आता है उसी का प्रयोग करो। जैसे इसका मैं विग्रह बताऊं आपको। एक लिखा हमने ग्राम को गत, दूसरा देखिए इसमें ऐसे लिखते हैं गांव को गया। जस तो आपको ज्यादा बदल रहा है, पर ये गलत विग्रह है। ये पहला वाले विग्रह सही है, क्योंकि जो पद आया है उसी का आप प्रयोग करेंगे। लिखिए, दूसरा नियम, यानी दूसरा दूसरा बिंदु। देखिए, समास में प्रयुक्त पद का विग्रह में प्रयोग करने पर, समास में प्रयुक्त पद का विग्रह में प्रयोग करने पर पूरा पूरा अर्थ नहीं बैठता हो, पूरा पूरा अर्थ नहीं बैठता हो, कॉमा, तब, कॉमा, तब उसके समानार्थी अथवा वाक्यांश पद का प्रयोग किया जा सकता है। उसके समानार्थी या वाक्यांश पद का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जैसे हमने एक पद लिखा यहां पर धनद।
अब यदि मान लीजिए मैं इसका ऐसे प्रयोग कर दूं, धन को, एक मिनट, धन को द, यदि मैं ये प्रयोग कर लेता हूं कि समास में जो पद आया है, एक तो ये पद आया, दूसरा द है, दो ही पद है, यदि मैं इसका मान लीजिए इसका प्रयोग कर भी दूं, तो क्या पूरा अर्थ बैठ रहा है? पूरा अर्थ बैठ रहा है? जच रहा है आपको? नहीं जच रहा है आपको? सर ये तो मजाक हो गई एक तरह से। तो नहीं बैठ रहा है, तब आप इसके वाक्यांश के लिए जो वाक्यांश जो है उसका प्रयोग कर सकते हो। यहां पर क्या कर सकते हो? धन को देने वाला। आप यह मान लीजिए हमने एक पद और लिखा है, हम जानते हैं कि उपसर्ग वाले भी समास होते हैं, पर कब आएंगे आगे पढ़ेंगे। कुपुत्र, यदि मैं इसका ऐसे विग्रह कर दूं, कु है जो पुत्र, क्या आपको पूरा पूरा अर्थ बैठ रहा है? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस कु की जगह इस कु का जो अर्थ है वो लूंगा। कुत्सित है जो, अब यदि आपको यही समझ नहीं आ रहा है सर कुत्सित का मतलब क्या होता है, कुत्सित का मतलब होता है बुरा। बुरा है जो पुत्र, ये करना पड़ेगा मुझे। तो ये तो विग्रह सही है और ये विग्रह गलत है। तो एक हमारी दूसरा बिंदु ये था। यानी विग्रह करेंगे तो आगे ये सारी चीज पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा नहीं ये गलत होता है, आप कहोगे सर कहाँ कैसे? इसे सारी चीज ध्यान रखनी है कि इस चीजों को ध्यान रखना है विग्रह में। बाकी जो करोगे वो सारा सही होगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें भी करते हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने कहा ये ध्यान रखनी है, ये नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। और अब आगे आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अगला बिंदु लिखिए, तीसरा। विग्रह करते समय, विग्रह करते समय समास में प्रयुक्त, विग्रह करते समय समास में प्रयुक्त, समास में प्रयुक्त पदों का, विग्रह करते समय समास में प्रयुक्त पदों का आपसी संबंध, पदों का आपसी संबंध ध्यान में रखते हुए विग्रह करें। पदों का आपसी संबंध ध्यान में रखते हुए विग्रह करें। पदों का आपसी संबंध ध्यान में रखते हुए विग्रह करें। जैसे अब यदि आप समास का विग्रह करो तो पदों का आपसी संबंध आपको पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द है हमारे पास में नरबली, एक लिखा हमने देवबली, एक लिखा हमने यहां पर भूत बलि, फिर लिखा हमने यहां पर पशु बलि, और फिर एक लिख दिया बलि पशु। इस बिंदु को समझाने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त है। कैसे रट लेंगे समास? तो नहीं रट पाओगे, रटना भी मत गलती से भी, रटोगे तो पीछे हो जाओगे। नर बलि, बताइए, नर बलि यानी नर की बलि चढ़ाते हो, तो यहां पर आएगा नर की बलि। आपसी संबंध देखिए, आप बैठ रहा बिल्कुल सही, कि नर की ही बलि चढ़ाते हैं। देखा होगा कि फिल्मों में या अखबारों में पढ़ते ही हो आप, देव बलि। क्या कभी किसी देवता को पकड़कर मनुष्य ने बलि चढ़ाई है? ये इसलिए है कि ऐसा नहीं हो क्या सर आपने कहा ना नर की बलि, जचेगा नहीं। आपसी संबंध है, वो पेपर वाला जो करता है वो देगा आपको, पर आपको विग्रह में ध्यान रखना पड़ेगा। यानी यहां पर आएगा देव के लिए बलि। समास बदल गया, समास का प्रकार बदल गया। ये जो प्रकार है वो है संबंध तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास। तो आगे जो हम समास पढ़ना शुरू करेंगे और यह है संप्रदान, क्योंकि देखिए के आया है यहाँ पर, नहीं के लिए आया है, तो संप्रदान में होता है, और की है वो समय होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। भूत बलि, अब हमने भूत को भी तो पकड़ा नहीं, पर भूतों के लिए तो भूत ही कर सकते, तो अकेला ही है, अपन क्या बता 4-5 आएंगे। भूत के लिए बलि, तो इसमें हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। और पशु बलि, हम जानते हैं पशु को पकड़ते हैं और बलि चढ़ाते हैं, पशु की बलि, और फिर उसे पकाकर मौज से खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो यहां पर आएगा समन तत्पुरुष समास। ये तो उदाहरण मात्र है, ऐसे बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती रहेगी। और बलि पशु, ऐसा नहीं उल्टा कर दो, क्या सर आपने कहा था ना ये होगा, नहीं, इस बार होगा बलि के लिए पशु। बलि के लिए, जब तक वो पशु जीवित होता है उसको बलि पशु बोलते हैं, और जब हो जाता है उसमें बोलते हैं पशु बलि। यहां पर आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आपसी संबंध ध्यान में रखने बहुत महत्वपूर्ण है समास विग्रह करते समय, इसलिए कहते हैं समाज को समझो और आगे बढ़ जाओ। ये समझने में आपको बहुत सहायता करने वाले उदाहरण हैं। लिख लिया? अगला बिंदु लिखिए, चौथा। समास रचना करते समय कभी कभी, समास रचना करते समय कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए, समास रचना करते समय कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए, समास रचना करते समय कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए, उच्चारण की सुविधा के लिए पदों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदों के
ऐसे पदों का, यार रुको, ऐसे पदों के विग्रह में, ऐसे पदों के विग्रह में, ऐसे पदों के विग्रह में परिवर्तन हुए, परिवर्तन हुए पदों के मूल रूप, मूल रूप को ही लिखा जाता है। मूल रूप को ही लिखा जाता है। जैसे एक पद लिखा हमने यहां पर, पनघट, दो पदों से मिलकर बना हुआ है। किसको कहते हैं? दो पद, यानी ये बदल गया समास। एक तो है इसमें पानी, और दूसरा है घाट, यानी जब इनको मेल किया तो पनघट बन गया। तो विग्रह में आपको पानी घाट लाना, वो पन और घट नहीं लाना है। तो यहां पर आएगा पानी भरने के लिए घाट, पानी के लिए घाट कैसा होगा बताओ? विग्रह तो वही करना ना, आपसी संबंध ध्यान रखना पड़ेगा पदों का। ये ऊपर लिखा है मैंने यहां पर, आपसी संबंध ध्यान रखना। ये तो मैंने उदाहरण पढ़ा है, वो उदाहरण यहाँ, ये वाला उदाहरण है जो यहां भी लिख सकते हो आप। तो यहां पर आ रहा पानी भरने के लिए घाट, पानी के लिए घाट क्या होगा? क्या पानी के लिए घाट चाहिए होता है? पानी तो बिना घाट के भी इकट्ठा हो जाएगा। पानी तो बिना घाट भी इकट्ठा हो जाएगा। घाट तो आपको पानी भरने के लिए चाहिए होता है। तो जहाँ तालाब है वहां पर पनघट बोलते हैं, जहां से पानी भरते हैं उसी को पनघट बोलते हैं। उस दूसरे तीर को पनघट नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या? कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर क्यों बोट बैठा है, यहाँ तो पनघट है, उधर जगह बैठे हैं सामने। तालाब के आसपास कई बार कुछ लोग होते हैं, ठीक है, ये जो पानी भरने की जगह होती है वहां पर लोग बैठ रहते हैं। कुछ फफूंद होते हैं समाज के, मतलब उस समय के बेचारे कुंठित मानसिकता वाले, वो पनघट के आसपास जाके बैठ जाएंगे। बैठते हैं, गांव में देखा आपने, खूब चलता है ऐसा। मैंने मेरे गांव में तो खूब आज भी देखता हूं मैं, ठीक है। उसी ताक में कि कोई ना कोई हमारे जिंदगी में है, हरियाली हो जाए किसी की वजह से, वो इसी ताक में रहते हैं। और गांव वाले कई बार ऑब्जेक्शन भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, फरमान भी जारी करते हैं कि यहाँ जो बैठेगा, कई बार पुलिस भी बुला लेते हैं, चोरी छुपे वो भी होती है, घटना होती रहती है। क्यों नहीं अपन घट? अच्छा, आपकी इस तरफ गांव है वो छोटे छोटे गांव है। हाँ मैं समझ गया ना, छोटे छोटे गांव है इसलिए ज्यादा, मतलब मारवाड़ में पनघट देखनी हो तो फिर मारवाड़ जाइए आप। अब तो देखिए मारवाड़ी सब रईस हो गए तो पनघट का खेल नहीं, जो पनघटी व्यवस्था है वो इतनी है नहीं। बाकी आज से 20 साल पहले यदि आप जाते, आज भी है, इतना ऐसा भी नहीं है, पर 20 साल पहले बहुत ज्यादा था और पनघट ही थी। पर जानते हो, पानी एक निश्चित जगह पर, पूरे गांव में एक ही जगह पर पानी आता था, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो ट्यूबवेल का हो, चाहे किसी एक ही जगह पर होता था, और पूरा गांव वहीं से पानी लेकर जाता था। तो शाम के, सुबह शाम वो हमेशा लाइन में रहती थी। उसे शाम के समय एक कैसे तो गांव की रौनक की हालत होती। और अब तो क्या लोगों के टाके हो गए, लोग अब तो सरकार ने घर घर पानी पहुंचा दिया तब ज्यादा। अब वो पनघट वाला कम है। अब तो कोई ऐसा ही शौक से ही कोई चली जाए पानी लाने के लिए, चलो घर में बैठे क्या करें, ठीक है। पर बैठी बैठी समस्या क्या हो गई, गांव में सबसे ज्यादा आज, गांव में सबसे ज्यादा आज जो महिलाएं जिस चीज का सामना कर रही है, आप जानते हो, वो है मोटापा, एंड जिसे आप लोग बोलते हैं मोटापा। गांव की महिलाएं एक नई मतलब कैसे बीमारी का सामना कर रही है, और वो है मोटापा। और दूसरी बीपी की। इससे बचने के लिए ये अब शाम शाम क्या करती है, पनघट की ओर जाती है कि 2-4 घड़े पानी लेकर आएंगे, तो 2-2.5 किलोमीटर हम चल लेंगे। हिमालय 500 मीटर भी दूर है, यदि 200 मीटर से दूर, मतलब कोई नजदीक होता भी नहीं है वैसे। पनघट पनघट बन गई तो 200-250 मीटर दूर है ही है ही।
तो कम से कम 2-3 किलोमीटर रोज के चल लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये पनगढ़ जब से पिछले 10 साल से खत्म, व्यवस्था खत्म हुई है, सरकार ने घर घर पानी पहुंचा दिया है, महिलाओं में ये चीज़ खूब आई है। ये दो, मैं तो मेरे आसपास के गाँव में ही सुनता हूँ हमेशा कि उनके बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, उनके भी अब भाई ये शरीर पूरा अकड़ गया, मोटापा है, मतलब उठने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, उसको वो अकड़न बोल देते हैं सामान्यतः। क्योंकि पहले ये जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनमें आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, पर अभी ये स्थिति आ रही है। तो ये रहेगा आपके लिए पानी भरने के लिए घाट होगा। इसी तरह से हमने एक उदाहरण लिखा यहां पर, रन्नीवास। आप बताइए इसमें रदन निवास है, देखिए पद बताना है इसमें, इसमें रदन निवास है या रन्नी धनवास है? बहुत जरूरी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। रन्नीवास शब्द लिखा है, इसमें रदन निवास है या रन्नी धनवास है? दो पद कौन से हैं? मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दो पद कौन से हैं? रदन निवास वाला पद है, देखिए ये दो पद हैं, या फिर ये दो पद है। मैं रेखांकन किसको करूं? इसको रेखांकन करूं या इसको रेखांकन करूं? तो ध्यान रखिएगा यहां पर निवास नहीं है, वासी है। और जो रानी शब्द है वो बिगड़कर रन्नी धनवास है, तो पहला पद ही बिगड़ा है, दोनों नहीं बिगड़े। रानी है वो रनी माया है। तो बताइए यहां पर क्या आएगा? रानी के लिए आवास कहां से होगा रे देवता? वास ही है ना, बिना वजह आवास लेकर आ गए। लिखो आप ये। अंतिम बिंदु लिखिएगा, पांचवा। कई पद ऐसे हैं जो एक से अधिक समास के उदाहरण होते हैं। कई पद ऐसे हैं जो एक से अधिक समास के उदाहरण होते हैं। कई पद ऐसे हैं कॉमा जो एक से अधिक समास के उदाहरण होते हैं। कॉमा इसलिए ऐसे पदों के विग्रह भी एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे पदों के विग्रह भी एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा और शानदार उदाहरण है प्रधानमंत्री। देखिए पहला तरीका, पहला विग्रह है मंत्रियों में प्रधान। मंत्रियों में प्रधान उसी को बोलते हैं। दूसरा विग्रह इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रधान है जो मंत्री। दो प्रकार से इसका विग्रह हो गया। एक विग्रह आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रधान है मंत्री जो।
यानी तीसरा अर्थ मिलेगा इसका, शासनाध्यक्ष। प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति हो तो राष्ट्राध्यक्ष, और प्रधानमंत्री हो तो शासनाध्यक्ष हो जाएगा। तो यहां पर ये तीसरा अर्थ दे रहा है नीचे वाला। देखिए इन दोनों में अंतर कितना सा है, बस जो और ह के बीच में मंत्री आता ही बहुवरी बन जाएगा। ये बहुवरी, ये समास विग्रह के नियम बताऊं आपको मैं। तो समास अब आगे आगे आएगा तो हम विग्रह के नियम पढ़ेंगे कि इस समास में ये, इस विग्रह में ये समास होगा, इसमें ये समास, इसमें ये समास होगा। तो अब ये मंत्रियों में मैं आया है तो ये बनेगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। और है जो है तो ये आपका कर्मधारय समास है। और ये जो लिखा है यह है बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से आपके समास के एक से अधिक, एक पद है, एक से अधिक समास का उदाहरण हो सकता है। अब विकल्प है वो आपको कभी एक साथ नहीं देगा, देगा तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा। यदि दे दिया उसने प्रश्न डिलीट होगा, सिवाय बहुब्रीहि के। बहुब्रीहि हो सकता है किसी के साथ में, तो बहुब्रीहि ही उसका उत्तर होगा। फिर वो उत्तर होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लिखिए आप यहां तक।
चले नहीं, स्कूलिंग टाइम में स्कूल गया या नहीं गया वो गलत था, पर कोचिंग में हमेशा प्रॉपर जाता था। मेरे शाम को 4 बजे कोचिंग होती थी, 4 से लेकर शाम के 7:30 बजे तक कोचिंग फिक्स थी। मतलब 12वीं क्लास में फिक्स कोचिंग थी, मतलब फिक्स थी। बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की कोचिंग थी, और हम फिक्स टाइम पर जाते थे। उसमें कोई दोहरा नहीं था, पढ़ना था, बाकी हम चीज़ अवॉइड करते थे। और उस जगह के जारे जिक्र में थे ना, वो सब के उनमें से ऐसे आधे जो अच्छे घरों के थे वो सब उस कॉलेज में आ गए। और मेरे जाने के बाद में मुझे 15 दिन बाद पता लगा कि वो अच्छे थे निक में सब यहाँ बैठे हैं। एक को पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मेरा भी एडमिशन यहाँ पर है। मैं कहा ठीक है भाई। ऐसे करते आपस में मिलते मिलते मिलते। और सीधी सी बात है, वहां पर एक सुट्टा बार करके था। सुट्टा बार मतलब जहाँ चाय मिले नहीं मिले, सुट्टा जरूर। और कॉलेज के अंदर ही कोने में, बिल्डिंग के पीछे की ओर। और कॉलेज को मैनेजमेंट पता था कि यहाँ सब के सब जो निक में है कॉलेज वाले यहीं बैठते। बाहर तो पूरी तारबंदी थी, निकल नहीं सकता बाहर। और जाली थी जो थी ना सरिया वाली, उसके अंदर से चाय आ जाती। सामने ढाबा था, जो भी चीज चाहिए वो छोरा ला के देता सबको। और वहाँ जमघट, यानी कॉलेज की वो जमघट वहीं पर थी। और वहां पर सब लोगों से ये जो हमारा बना था वो आज भी है। और ऐसा नहीं है कि वो सब यहाँ थे, एक भी निकमा नहीं है। अभी जो आज जो मैं बता रहा हूँ जो आ रहा है ना, ये AA क्लास ठेकेदार है, जो आसानी से नहीं बनता है। ये अपनी 12 साल 13 साल की मेहनत से बना है, तो वहां तक पहुंचे हैं। और दो हैं जो बाहर फॉरेन में रहते हैं। एक तो विदेश की नागरिक, यानी इंग्लैंड की नागरिकता मिल गई उसको। वो पिछले मतलब 14 साल से वहीं रह रहा है। और उसके भारतीय नागरिकता नहीं है इसके पास में। जो मेरा कॉलेज का सबसे क्लोज दोस्त रहा मेरा, आज भी है, बातचीत होती रहती है। और जो ग्रुप में है आज भी जुड़े हुए हैं। पर उसको पता नहीं क्या था कि मुझे बाहर रहना। और सबसे बड़ी बात है, वो अपने पिता का इकलौता बेटा है, फिर वो बाहर है। इसका क्या मतलब हुआ? पर उसके पास में इतने अधिकार है, इतने अधिकार है जो शायद एक हमारे पास नहीं है। वो यहाँ पर आता है तो जितना चाहे उतना रह सकता है, कि उसके माता पिता यहाँ पर है। और वहां पर उसकी नागरिकता वही है। वो भारत का नागरिक नहीं कहलाता है, नागरिक तो वहां कहलाता है। जबकि यहाँ आकर बैठता है ऐसा लगता है कि तू वहां का था, तू तो यहीं का है। पर लीगली डॉक्यूमेंटली वो वहां का है। पर जब उसके माता पिता है तब तो वहां पर, यहाँ पर कभी रह सकता है, कभी आ सकता है, कभी रह सकता है। हो गया। इसके बाद में एक बिंदु लिखिएगा, पद। पद लिखिए आप। समास में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, समास में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पद कहते हैं। समास में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पद कहते हैं। शब्दों को पद कहते हैं। पहले प्रयोग किए जाने वाले, लिखते रहो आगे। पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम पद। पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है। पूर्व पद या प्रथम पद कहा जाता है। और बाद में प्रयोग किए जाने वाले, और बाद में प्रयोग किए जाने वाले और बाद में प्रयोग किए जाने वाले शब्द या शब्दों को, रुको ऊपर क्या लिखा वही लिखो वापस। बाद में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को उत्तर पद या
द्वितीय पद कहा जाता है। और दोनों या सभी पदों को मिलाकर, तथा लिख दो, तथा दोनों या सभी पदों को मिलाकर, तथा दोनों या सभी पदों को मिलाकर बनने वाले, दोनों या सभी पदों को मिलाकर बनने वाले पूरे पद को, पूरे पद को समस्त पद, समस्त पद और सामासिक पद, समस्त पद और सामासिक पद कहा जाता है। कहा जाता है पूर्ण विराम। असल में, या हाँ, असल में यह सामासिक पद ही समास होता है। असल में यह सामासिक पद ही समास होता है। असल में यह सामासिक पद ही समास होता है। पद की प्रधानता, यानी जो भी पद आएगा, पद की प्रधानता। समास में देखिए, समास में वह पद प्रधान होता है, वह पद प्रधान होता है, कौमा, जो समास के प्रकार का निर्धारण करता है। वह पद प्रधान होता है जो समास के प्रकार का निर्धारण करता है। सरल शब्दों में, सरल शब्दों में वह पद प्रधान होता है, कौमा, जिस पर, जिस पर उस पद के अर्थ का प्रभाव पड़ता है, जिस पद पर उसके अर्थ का प्रभाव पड़ता है, जिस पद पर उसके अर्थ का प्रभाव पड़ता है, उसके अर्थ का प्रभाव पड़ता है। जैसे, प्रभाव पड़ता है जैसे, आप ये कपड़ों की कीजिए भाई साहब, ये जो कर रहे हो ना, कोई आपको गाले निकालेगा यहाँ पर, इतनी भद्दी निकालेगा आप सोच नहीं पाओगे, और वो लगेगी। हाँ, सबसे बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पेन में जब भी कोई दिक्कत हो, आप उसे यहाँ कर दें। इसके पीछे वजह है कि यहाँ पर क्या होता है, तेल नहीं है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, और वहां पर वो सूखेगी नहीं, वो किसी न किसी व्यक्ति के कपड़ों में लगेगी, और वो आपको फिर आपको सुनाएगा। पूरी तरह से इस पूरी टेबल को खराब कर दिया। मैं ही सोच रही बार बार ऐसे ऐसे क्यों कर रहे, ऐसे ही ऐसे क्यों कर रही है। आपको कोई ना कुछ मत ही दिमाग रखना है। हो गया, क्या लिखा आपने? जैसे, एक उदाहरण लिखा हमने, राजकन्या।
देखिए एक उदाहरण लिखा है राजकन्या। यहां बताइए ये जो बीच में चिन्ह आएगा ये किसके अनुसार आएगा? राजा के अनुसार या कन्या के अनुसार? राजा पुल्लिंग कन्या स्त्रीलिंग है, तो ये जिसके अनुसार आ रहा है वही आपका प्रधान है। हाँ ये प्रधान है। और ये जो दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं गौण पद। तो पहला प्रधान पद होता है, दूसरा गौण होता है अपने आप। पहला प्रधान पद है, दूसरा गौण पद है। अब लिखिए आप प्रकार। पीछे ले वापस ले। अब आइए प्रकार में, यहां से विषय शुरू करते हैं हमारा। देखिए समास मूलतः चार प्रकार के हैं। समास मूलतः चार प्रकार के हैं। मूलतः चार प्रकार के हैं। कमा जिनका निर्धारण जिनका निर्धारण उनमें प्रयुक्त जिनका निर्धारण उनमें प्रयुक्त पदों की जिनका निर्धारण उनमें प्रयुक्त पदों की प्रधानता के आधार पर उनमें प्रयुक्त पदों की प्रधानता के आधार पर किया जाता है। किया जाता है। पहला प्रकार यह बनता है हमारा बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुव्रीहि पढ़ के सारे समास पढ़ोगे तो फिर समास आपकी उंगलियों पर होगा। बहुव्रीहि को अंत में लेकर जाओगे तो बहुव्रीहि आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत उत्पन्न कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग पूरे दिन बहुव्रीहि पर चलेगा और वो चलना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बहुव्रीहि है, दूसरे विकल्प में यहाँ पर इस तरह का समास भी होगा, इसलिए हम पहले बहुव्रीहि को पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में होता है जो पद होते हैं, जो भी आएंगे दोनों पद अप्रधान। अप्रधान का मतलब होता है गौण, यानी तीसरा अर्थ देते हैं। ये अभी हम पद की प्रधानता से प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। या जिसे कह दोनों, या कह सकते हैं या समस्त कह सकते हो, दोनों या समस्त पद प्रधान होगा। तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। रुको, वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है तो इसमें पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व यानी प्रथम, यानी पहला पद प्रधान होगा। और चौथा प्रकार है तत्पुरुष समास। उत्तर पद या द्वितीय पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है।
लिख लिया? यहां पर लिखिए, कतिपय भाषाविद समास के 6 प्रकार करते हैं। सीधी पंक्ति में, कतिपय यानी कई भाषाविद समास के, कतिपय का मतलब कई, कतिपय भाषाविद समास के 6 प्रकार करते हैं। कतिपय भाषाविद समास के 6 प्रकार करते हैं, कौमा जो, कतिपय भाषाविद समास के 6 प्रकार करते हैं, कौमा जो तत्पुरुष समास के दो उपभेदों, कर्मधारय और द्विगु, दो उपभेदों कर्मधारय और द्विगु को मिलाकर 6 प्रकार बनाते हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेदों कर्मधारय और द्विगु को मिलाकर 6 प्रकार बनाते हैं, कौमा जो वास्तव में उत्तर पद ऑब्लिक द्वितीय पद प्रधान समास होते हैं, जो वास्तव में द्वितीय पद प्रधान समास होते हैं, जो वास्तव में द्वितीय पद प्रधान समास होते हैं। अब बताइए, पद की प्रधानता मतलब ये दोनों भी द्वितीय पद वाले प्रधान होंगे, तो फिर आप करो कैसे समास का प्रकार निर्धारण करेंगे, कैसे समास का? भाई हमारे पास प्रकार तो 4 ही बनेंगे, भाई 2 पद है, पहला दूसरा पद, तो 4 ही प्रकार बना सकते हो। 2 के जुड़े, दोनों को गौण कर दिया आपने, दोनों को प्रदान कर दिया, एक पहला प्रधान दूसरा प्रधान, 4 बनेंगे। होता क्या कि तत्पुरुष के, हम आगे पढ़ेंगे, तत्पुरुष की अवस्था आएगी पूरी, तब तत्पुरुष का ही एक समास होता है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही आगे जाकर एक उपभेद है, और द्विगु तो वास्तव में कर्मधारय का उपभेद है, तत्पुरुष का भी नहीं है, पर कर्मधारय खुद तत्पुरुष का उपभेद है, तो इसलिए हम दोनों को उपभेदी मानकर चलते हैं। तो इन्हें मिलाकर क्या करते हैं, समास के 6 प्रकार करते हैं। फिर ऐसा करते क्यों? वो इसलिए करते हैं कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, एक तो कर्मधारय, दूसरा द्विगु, इनकी खुद की अपनी विशेषता चलती है साथ में, एक खुद का स्वतंत्र नियमावली चलती है। इस वजह से क्या करते हैं, इनको स्वतंत्र समास के रूप में भी चलाते हैं, क्योंकि पेपर वाला भी सबसे ज्यादा प्रश्न उसी से बनाता है, नहीं उसी से स्वतंत्र प्रश्न भी बनाता है, दूसरे भी खूब बनते हैं, इनके अतिरिक्त भी खूब है। यदि मैं समास के सारे प्रकारों को मिलाकर एक करना शुरू कर दूं तो कम से 40 से 50 प्रकार बन जाएंगे इसके, सारों को बना दे। देखिए, बहुव्रीहि के खुद के 6 प्रकार बनते हैं, 4 ही मानेगा, 5 मान ही नहीं सकता वो। पेपर वाला मानता, मैं बोलता ना, पेपर वाला मानता ना, तो मैं आपको 6 ही लिखा था। पेपर वाला 6 किसी परिस्थिति में नहीं मान पाएगा। आगे लिखिए, यदि पेपर वाला, यदि आयोग किसी भर्ती में समास के 6 प्रकार मानता है, यदि आयोग किसी भर्ती में समास के 6 प्रकार मानता है, कोई भी आयोग हो 6 प्रकार मानता है, कमा तो वह प्रश्न रद्द करने के योग्य होगा, वह प्रश्न रद्द करने के योग्य होगा। ठीक है, पूर्ण विराम। यदि आयोग क्या करता है, 6 प्रकार मान भी ले किसी भर्ती में, तो प्रश्न सीधा रद्द करने के योग्य होगा आपका। किस आधार पर माना आपने? ऐसे ही कह दिया, कौन सी ऑथेंटिक पुस्तक कहती है, मैंने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ रखी है, सिवाय एक पुस्तक, राजस्थान में लिखी गई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक,
बाकी एनसीईआरटी 4 ही बोलती है। इस एक पुस्तक के अलावा हिंदुस्तान की कोई पुस्तक नहीं, किसी भाषा विद ने समाज के 6 प्रकार नहीं बताए, सबने 5 ने 4 प्रकार ही बताए। ये पता नहीं क्यों हमारा जो आयोग है वो इस तरह से लेकर 6 लेकर चल गया, और इसके उत्तर को कभी कोई नहीं मानता है। और मैं तो आपसे मना भी करता हूँ, ये पढ़ के जाओगे, बड़ी भर्ती परीक्षा में तो फेल हो जाओगे आप। मतलब उसमें तो उसमें मैटर है, और इसमें अपवादों का भंडार भरा पड़ा है, गलत त्रुटियों का भंडार, अपवादों का भंडार। तो अब वो वैसे भी पढ़नी नहीं है आपको, पढ़ोगे तो पछताओगे। ठीक है, तो चलिए आज धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।